नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 गणित एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो वर्ष 2024-25 में विद्यार्थियों को दी गई है, तो आज इस वीडियो के दौरान हम अध्याय 7 राशियों की तुलना, तो राशियों की तुलना का अभ्यास करने से पहले हमें जो इसमें राशियों की तुलना में जो परिचय दिया गया है, तो विद्यार्थियों को इस परिचय को पूरा अध्ययन करना चाहिए और इसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं इन सभी को तैयार करते हुए ही हम प्रश्नावली के इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो विद्यार्थी एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट इन सभी सूत्रों को और इस तालिका में जो ये महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं जिनकी सहायता से ही हम अभ्यास के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, तो आप इसमें देख ही रहे होंगे इस तरह से इसमें ये सब कुछ दिया गया है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं अभ्यास कार्य। अब पहले प्रश्न में हमें बताना है कि 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात कितना है। तो हमें किसका बताना है? 35 का अनुपात बताना है 25 से, तो ये हो जाएगा 35/25, 5 से विभाजित कर देंगे, 5 सते 35, 5 25 यानी 7:5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, और डी को हम भर देंगे 7:5। अब आगे दूसरा प्रश्न कहता है किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। अब किसी संख्या का, तो मान लीजिए कि कोई संख्या x है और उस संख्या का 4 गुना, तो 4x हो जाएगा। अब उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है, तो यदि हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि कितना हो जाएगा? 4x - x बराबर 3x। वृद्धि कितने की है? 3x की वृद्धि है। तो जब हम वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वृद्धि बटे जो आपका जिसको माना है और गुणा 100, तो x से x कट जाएगा और 100 तिहाई 300। तो इस तरह से 300% जो कि आपका ए ऑप्शन सही है और हम भर देंगे 300। अब आगे प्रश्न में कहा गया है कि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है, तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या का 15%, मान लीजिए कि x का 15% बराबर 36, तो ये हो जाएगा x गुणा 15/100 बराबर 36। तो इसको जब सरल करोगे तो सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 15x बराबर, और 100 का गुणा इधर 36 में हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 3600। और जब x बराबर निकालेंगे तो इसमें भाग लग जाएगा 15 का, तो 15 दूनी 30 यानी 2 आया, और 15 चौके 60 और 1 0, 240। तो ये आपका सी ऑप्शन 240 सही हो जाएगा। क्लियर। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये है, इसमें 10% की वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन कितना होगा? नया मासिक वेतन, अब देखो इसमें व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये है, 10% की वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन कितना होगा? तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि 50,000 का जब 10% लगाएंगे तो आपका 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना आ गया? 5,000। और हमारा मासिक वेतन 50,000 है, इसमें 5,000 की वृद्धि हो रही है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 55,000। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 55,000।
आगे दिया है एक मेज का अंकित मूल्य 1200 रुपये और इस पर बट्टा 8% है, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य 12 है, अब इसमें हम बट्टा लगाएंगे 1200 का 8%, तो हम 1200 का जब 8% निकालेंगे 8/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 × 8 = 96, तो 96 कितना आ गया, ये बट्टा आ गया। अंकित मूल्य 1200 रुपये है, विक्रय मूल्य क्या होगा, बेचना है, तो वह बट्टा माइनस करना पड़ेगा 1200 में से। जब हम 96 माइनस करेंगे तो 1104 उत्तर आ जाएगा, बी ऑप्शन 1104। अब आगे हमें प्रश्न दिया गया है कि एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1120 रुपये में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सीधे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट सूत्र, अंकित मूल्य बराबर 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। यहाँ पर हमें सभी कीमतें दी गई हैं। विक्रय मूल्य 1120 रुपये बेची जाती है और बट्टा प्रतिशत 20% दिया है, तो हम इसमें मान रख देंगे 100 गुणा विक्रय मूल्य है 1120 बटे 100 माइनस 20। तो अब 1120 में जब हमने 100 का गुणा किया तो ये आपका आ गया, और बटे 100 में से 20 माइनस किया 80, 1 जीरो से 0 कैंसिल कर दिया और 8 का इसमें भाग दे दिया, तो आ गया 1400 रुपये। अतः जैकेट का अंकित मूल्य क्या होगा, तो जैकेट का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 1400 रुपये। इस प्रकार से आप इस 6वें प्रश्न को हल कर लेंगे। 7वां प्रश्न है, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितना धन था। हमें मालूम नहीं है, तो 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचते हैं, तो हमने मान लिया कि रोहन का कुल धन x, माना कि रोहन का कुल धन x और खर्च कितना हो रहा है, 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बच रहे हैं, तो कुल धन है x, तो रोहन द्वारा खर्च किया गया धन x का 50% बराबर कितना होगा, 800। यहाँ लिखा नहीं है तो अपन लिख सकते हैं 800। तो x का 50%, तो x गुणा का की जगह गुणा, और 50/100, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, और बराबर में हम 800 लिख लेंगे। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2, तो x एकम x, x/2 बराबर 800। तो यहाँ पर जो लिखा गया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप सीधे यहीं पर लिख देंगे x/2, यानी इसको अपन 800 बराबर लेकर के यदि चलते हैं 800, तो ये आपका हो जाएगा x/2 बराबर 800। तो अब इसका 3 गुणा कर देंगे तो x बराबर 2 गुणे 800, तो x बराबर 1600 रुपये। अतः रोहन के पास शुरू में 1600 रुपये का धन था। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आगे प्रश्न आता है कि 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अभी इसमें 2 कुर्सियां और शेष रहती हैं, तो हम इसमें लिखेंगे कि 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये प्रश्न के अनुसार लिख लिया है। अब हमें निकालना है लाभ। तो लाभ क्या हो रहा है, 2 कुर्सियों का विक्रय मूल्य। भाई लाभ तो 2 कुर्सी शेष बच रही हैं, तो 2 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, तो ये लाभ हो रहा है। तो अब लाभ प्रतिशत बराबर निकाल देंगे, या ये हो जाएगा आपका लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो लाभ कितना हो रहा है, 2। लाभ तो 2 कुर्सियों का हो रहा है, तो 2 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, अब क्रय मूल्य 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, तो हम बटे में 10 और गुणा 100,
चूँकि हमें प्रतिशत निकालना है तो 10 एकम 10, 10 धाम 100 और 10 दूनी 20, तो ये आ गया 20%। तो कहा जाएगा अतः लाभ प्रतिशत बराबर 20%। आगे प्रश्न दिया है कि साकिर ने एक कूलर 10% कर सहित 4,400 रुपये में खरीदा। बेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब पता तो है नहीं है, तो हमने माना कूलर का मूल्य 100 रुपये है। ये हम मान के चल रहे हैं, मान लिया है, चूँकि परसेंट में दिया गया है तो माना कि कूलर का मूल्य 100 रुपये है। अब कर के बाद मूल्य, कर कितना दे रहा है 10%, 10% कर दे रहा है तो 10 जे और आपका 100 कीमत है, तो कर के बाद मूल्य हो गया 110 रुपये, क्योंकि आखिर जो टैक्स लगेगा जुड़ेगा तो उसी क्रय मूल्य में। तो कूलर का क्रय मूल्य 100 रुपये है और उससे जो 10% कूलर का जो है क्रय लगा, तो कर के बाद जो मूल्य आया वो है 110 रुपये। अब वास्तव में वास्तविक मूल्य क्या है, तो आप देख रहे हैं कि 100 रुपये हमने उसका कूलर का मूल्य माना है और कर आपका 110 रुपये हो रहा है और गुणा आपकी जो खरीदा है 4,400 रुपये में, तो 0 से 0 काट दिया और 11 से भाग दे दिया, 11 चौक 44 और 2 0 400, और 400 का जब 10 में गुणा होगा तो आएगा 4,000 रुपये। अतः बेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य 4,000 रुपये होगा, ताकि 10% कर लगाकर के वह 4,400 रुपये में खरीदा गया। अब आगे देखते हैं कि ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3,155 रुपये में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम सेम इसी तरह से इसे हल कर लेंगे। माना वस्तु का मूल्य 100 रुपये है और कर कितना दे रहा है 4.5। ज्योति जो कर दे रही है कर सहित मूल्य 4.5%, तो 100 चूंकि हमारे वस्तु का मूल्य है तो इसमें हमने जोड़ दिया 4.5, तो 104.5 रुपये हो गया। ये इसका मूल्य हो गया। अब वास्तविक मूल्य क्या होगा, वास्तविक हमने 100 रुपये माना है बटे कर सहित कितना हो रहा है 104.5 और खरीदी अर्थात कीमत क्या है 3,155। तो अब इस पूरे को इसमें ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका दशमलव हटाया तो एक 0 बढ़ाया तो 100 के 1,000 हो गए, गुणा 3,155 और नीचे आ गया 1,045। जब हम इस पूरे को सरल कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3,019.13 रुपये। अब हम बता देंगे अतः कर से पहले उस वस्तु का मूल्य 3,019.13 रुपये है। आगे प्रश्न दिया है कि 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए a माइनस पी CI बराबर होता है a माइनस पी। a अर्थात मिश्रधन, तो पहले हम मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे a बराबर p 1 + r/100 होल घात n। तो यहाँ पर जो मिश्रधन निकालना है और p मूलधन है तो यहाँ पर हमने 10,000 लिखा और 1 प्लस रेट दर दी गई है 5/100 होल स्क्वायर। अब इसको हमने सरल किया तो आपका एलसीएम 100 आएगा, तो 100 और प्लस 5 105/100 की होल घात 2। अब हम इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 गुणा 105/100 की होल घात 2 है, तो हमने इसे 2 बार गुणा के रूप में लिखा और इनको सरल कर दिया तो 105 गुणा 105 बराबर आ गया 11,025 रुपये। जे आ गया आपका संयोजित। इस प्रकार से वार्षिक ब्याज होता है। अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन अर्थात 11,025 माइनस मूलधन आपका है 10,000 रुपये। जब माइनस कर देंगे तो बचेगा 1,025 रुपये।
जो कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आगे प्रश्न में कहा गया है कि 45,000 रुपये पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम इसी तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये आप सरल कर देंगे इसको, तो 405 गुणे 12 पंचे 60 और 6 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 27,000। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम सूत्र मिश्रधन का लगाएंगे। ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की होल घात एन। तो ए बराबर हो जाएगा पी 45,000 और 1 प्लस 12 बटे 100 की होल घात 5 वर्ष के लिए है। तो इसको जब सरल किया 5 बार गुणा किया 100 प्लस 12 112 बटे 100 पूरे को लिख लिया और लिखने के बाद जीरो कैंसिल कर दिए और 45 गुणा 112 गुणा 112 गुणा 112 गुणा 112 गुणा 112 और पूरे के बटे में आ जाएगा 10 की घात 7। यानी कितने जीरो बचते हैं? 1 3 2 5 2 7। तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए 10 की घात 7 चढ़ा दी है। अब इस पूरे को क्या करेंगे? पूरे का गुणा कर लेंगे सभी का और नीचे 10 की घात 7 का भाग दे देंगे। तो आपका उत्तर मिश्रधन आ जाएगा 79,305.38। तो सीआई चक्रवृद्धि ब्याज सर्किल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 79,305.38 में से हम मूलधन 45,000 घटा देंगे तो हमें 34,305.38 प्राप्त हो जाएगा। जब हम इनका अंतर ज्ञात करेंगे सीआई माइनस एसआई, तो 34,305.38 में से माइनस कर देंगे 27,000, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7,305.38। समझ गए? इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे नीचे जो हमें प्रश्न दिया गया है, अब 13वां प्रश्न है, दुकान ए और दुकान बी पर एक खिलौने का मूल्य 540 रुपये है। दुकान ए और दुकान बी पर एक खिलौने का मूल्य 540 रुपये है। इस सप्ताह यह खिलौना दुकान बी पर 425 की सेल पर है तथा दुकान ए पर 25% छूट पर है। अब किस दुकान पर यह कम कीमत पर उपलब्ध है तथा दोनों कीमतों में कितना अंतर है? तो अब आप इसे किस तरह से हल करेंगे वो आप समझें। सबसे पहले हमने लिखा कि दुकान बी का जो सेल मूल्य है वह 425 रुपये है। दुकान ए पर 25% छूट के बाद मूल्य, अब 540 रुपये का, चूँकि ए का 540 रुपये है तो इसमें 25% जब हम छूट निकालेंगे 540 का 25%, तो 540 गुणा 25/100, इसको सरल कर दिया तो कितना आ गया? अब आगे आप देखते हैं, अतः ए का मूल्य 135 आ रहा है काटने के बाद, तो 540 में से 135 माइनस कर दिए तो ये आ गया ए का मूल्य 405 रुपये। क्लियर हो गया? अब अतः अब देखो वहाँ सेल मूल्य था 425 रुपये और यहाँ आ रहा है 405 रुपये जो कि 25% छूट के बाद है। तो अतः ए दुकान पर एक कम कीमत लगाई और कितनी कम लगाई? यानी 400 बी दुकान पर सेल मूल्य 425 है तो 425 में से हम ए दुकान का मूल्य 405 घटा देंगे तो हमें 20 रुपये प्राप्त हो जाएगा, जो कि इन दुकानों का अंतर है। अब आगे प्रश्न दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। प्रश्न दिया है कि 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में एक गांव की जनसंख्या
37,500 हो गई। वर्ष 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? तो आप देखते हैं कि 2023 में जनसंख्या 2023 के अंत में गांव की जनसंख्या 37,500। अब इसमें 2% की दर से बढ़ते हुए, अब 2% बढ़ेंगे तो 2024 में जनसंख्या वृद्धि 37,500 गुणा 2% यानी 2/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 का गुणा कर दिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 तिहाई 6 और 1 7, 750 जनसंख्या। अब पहले थी 37,500, तो 2024 में अब हमने 750 2% के हिसाब से और बढ़ा दिए, तो आपके कितने हो गए? 38,250। अब आगे हम पहुंचते हैं 2025 में। तो 2025 में जनसंख्या वृद्धि अब यहाँ पर 24 में होगी 38,250। तो 38,250 गुणा 2% फिर बढ़ाई की दर से बढ़ते हैं, तो 2/100। फिर इसको सरल किया, काट दिया, तो जे आप 5 का इसमें भाग लगा दिया, तो आगे 765। तो अब जनसंख्या जो होगी 38,250 प्लस 765, अब इन दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 39,015 है। तो हम उत्तर में बता देंगे, अतः 2025 के अंत में जनसंख्या 39,015 होगी। अब आगे और अंतिम प्रश्न है कि अपने परिवार के मासिक व्यय का रिकॉर्ड रखने हेतु अपने माता पिता से चर्चा कीजिए। अगर हमें अपने परिवार के माह का खर्चे का रिकॉर्ड रखना है तो अपने माता पिता से चर्चा कीजिए और नीचे दी गई तालिका अनुसार जांच पुस्तिका बनाइए। आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियों को बदल सकते हैं, यानी आपका जो जिस तरह से खर्चा होता हो आप उसको उस तरह से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हमने माह मान लिया कि हमारी जो मासिक बचत आय है वो मासिक व्यय 50,000 रुपये। अब इस 50,000 रुपये आय के हिसाब से परिवार की कुल मासिक आय 50,000 रुपये है। अब इसमें कॉलम बने हुए हैं, इन कॉलमों में हम अपने खर्चे को भर देंगे। मान लीजिए कि पहले नंबर में मकान किराया हम 5,000 रुपये दे रहे हैं, शिक्षा पर व्यय हम 2,000 रुपये कर रहे हैं मासिक, और किराने पर 6,000 रुपये का खर्च हो रहा है, गैस और बिजली का खर्चा 5,000 रुपये का है, फल सब्जी और दूध मिलाकर के 6,000 रुपये खर्चा आता है, मोबाइल रिचार्ज पर 600 रुपये का खर्चा है, मनोरंजन पर हम व्यय 500 रुपये का करते हैं और अन्य खर्चों पर हम 15,000 रुपये करते हैं। जब हम इस पूरे का टोटल लगाएंगे तो 40,100 रुपये आ रहे हैं। अब हमें नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं कि पहले प्रश्न में कहा गया है कि कुल आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर शिक्षा पर व्यय हुआ है 2,000 और कुल आय कितनी है 50,000। तो 2,000 बटे 50,000 गुणा 100, हमें चूंकि प्रतिशत निकालना है तो इसको सरल कर दिया तो कितना आ गया 4%, यानी आय का शिक्षा पर 4% का व्यय किया गया। अब परिवार की आय का कितने प्रतिशत भाग बचत है, कितने प्रतिशत भाग बचत है? तो टोटल खर्चा हो रहा है 40,100, तो बच कितने रहे हैं 50,000 में 9,900। तो 9,900 बटे 50,000 गुणा 100, जब हम इसको सरल कर देंगे तो हमें आ जाएगा 19.8%। इतनी हम क्या कर रहे हैं, परिवार की आय का प्रतिशत भाग बचत है। अब तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि आप अपने परिवार की बचत कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अपने परिवार की बचत कैसे बढ़ाएंगे? जब हमें देखो अपने परिवार की बचत बढ़ाने के लिए हमें हमेशा आवश्यक वस्तुओं पर ही खर्च करना चाहिए, हमें अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च नहीं करना है, तब जाकर के हम अपनी मासिक आय का जो है बचत कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अभ्यास कार्य को करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।